हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी इज़ाइनोफिल और बेजोफिल्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलर्जी को और एनाफाइलेक्सिस को, कि एलर्जी पे कौन से फैक्टर्स ऐड करते हैं। तो वीडियो पे चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। एलर्जी, सम पीपल हैव एलर्जिक टेंडेंसी कॉल्ड एज अटॉपिक एलर्जी दैट इज जेनेटिक इन ओरिजिन। कुछ लोग होते हैं जिनमें एलर्जिक टेंडेंसी होती है, जिन्हें अटॉपिक एलर्जी बोला जाता है। और ये एलर्जी याद रखिएगा जेनेटिक इन ओरिजिन होती है। एलर्जी बाहर से नहीं होती, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होती, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ लोगों में होती है, तो वो जेनेटिकली होती है, उनके हेरिडिटी में आ रहा होता है। तो एलर्जी याद रखिएगा कुछ लोगों में होती है, जिसे अटॉपिक एलर्जी बोलते हैं, और ये एलर्जी जो है जेनेटिक इन ओरिजिन होती है। एलर्जी कैसे कैरेक्टराइज होती है? एलर्जी इज कैरेक्टराइज बाय बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आईजी एंटीबॉडीज इन द ब्लड। एलर्जी का तब पता चलता है जब हमारे ब्लड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आईजी एंटीबॉडीज होते हैं। आईजी एंटीबॉडीज जिन्हें रिगेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज कहा जाता है। एलर्जी तब करेक्टराइज होती है, एलर्जी का तब पता लगता है जब लार्ज नंबर ऑफ आईजी एंटीबॉडीज इन द ब्लड होता है। आईजी एंटीबॉडीज जिन्हें रिगेंट्स और सेंसिटाइजिंग एंटीबॉडीज बोलते हैं, जब वो उनकी नंबर ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि इस बंदे को एलर्जी है। These antibodies have a strong affinity to attach with mast cell and basophils. आईजी एंटीबॉडीज जो हैं उनके पास बहुत अट्रैक्शन होती है फॉर अटैचमेंट टू मास्ट सेल एंड बेजोफिल्स। बेजोफिल और मास्ट सेल जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, बेजोफिल्स ग्रेनुलोसाइट होते हैं, और बेजोफिल की जैसे ही मास्ट सेल होते हैं, इनके साथ अटैचमेंट के लिए आईजी एंटीबॉडीज़ के पास बहुत अट्रैक्शन होती है, बहुत स्ट्रांग अफिनिटी होती है इनके साथ बाइंडिंग के लिए। When allergen enters in the body, it binds with several Ig molecules that are already attached to basophils and mast cell. जब भी कोई एलर्जेन हमारे जिस्म के अंदर इंटर होता है तो वो बाइंड होता है किससे? जाके आईजी एंटीबॉडीज से, और आईजी एंटीबॉडीज ऑलरेडी अटैच होते हैं टू बेसोफिल एंड मास्ट सेल से। याद रखिएगा, वेन एवर एनी एलर्जेन कम्स इन आवर बॉडी, इट अटैचेस विथ Ig antibodies and Ig antibodies that are already attached to basophils and mast cells. जब भी कोई एलर्जिन हमारे जिस्म के अंदर एंटर होती है वो अटैच होती है आईजी एंटीबॉडीज से, और आईजी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ऑलरेडी अटैच होते हैं टू बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स. Antigen antibody reaction occur on the surface of mast cell and basophils. These cells may rupture and release large number of biologically active granular contents. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होती है वो सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स पे होती है। याद रखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सरफेस ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स पे होती है, और फिर मास्ट सेल बेसोफिल्स से टूट जाते हैं। वी नो दैट बेसोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स। जब वो टूटेंगे तो वो मुख्तलिफ ग्रेनुलर बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल होती है, क्योंकि एलर्जिन आया, एलर्जिन ने अटैच करी टू एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी अटैच है बेसोफिल और मास्ट सेल से। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल होती है। जब बेसोफिल और मास्ट सेल की सरफेस पे होगी तो बेसोफिल से ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो टूट जाएंगे, और उनकी वजह से मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एक्टिव ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, जिनमें क्या क्या होगा? हिस्टामाइन, हेपारिन, जिनमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ एजेंट से रिलीज होंगे। हिस्टामाइन, हेपारिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, सेलो रिएक्टिंग सब्सटेंस, एनाफाइलेक्सिस, इज़ाइनोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर, इज़ाइनोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर, न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर और प्रोटीएजेस, ये सारी चीज़ें रिलीज होगी। हिस्टामाइन रिलीज होगा, हेपारिन रिलीज होगी, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, सेलो रिएक्टिंग सब्सटेंस, एनाफाइलेक्सिस, इज़ाइनोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर, न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर और प्रोटीएजेस, और इनकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी। इज़ाइनोफिल और न्यूट्रोफिल जो हैं अपने साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्रोटीएजेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्रोटीएजेस की वजह से लोकल टिश्यूज़ जो हैं उन्हें डैमेज होगी, और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड लॉस होगी इनटू टिश्यूज। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी विद लॉस ऑफ फ्लड इनटू टिश्यूज। कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स भी होगी, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। वेजोडाइलेशन होगी, अट्रैक्शन ऑफ इज़ाइनोफिल एंड न्यूट्रोफिल टू द साइट होगा। डैमेज टू लोकल टिश्यू बाय प्रोटीजेज, जो लोकल टिश्यूज हैं उनकी डैमेज होगी प्रोटीजेज के थ्रू। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से फ्लड जो है वो लॉस होगी टिश्यूज़ में, और कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होगा, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होगा।
Therefore, number of different types of abnormal tissue responses can occur depending upon type of tissue in which allergy and antibody reaction occurs. उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के abnormal tissue responses होंगे. वो abnormal tissue responses डिपेंड करेंगे कि कौन से टिश्यूज़ के अंदर, कौन से सेल्स के अंदर एलर्जी एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है. मुख्तलिफ़ किस्म के ये तो कुछ हो गए कि वेज़ोडाइलेशन, कैपिलरी परमेबिलिटी, ये कुछ चीज़ें होंगी. लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से टिश्यूज़ के अंदर एलर्जी एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है. जहाँ पे जिस टिश्यूज़ में होगी इस हिसाब से मुख्तलिफ टिश्यू रेस्पॉन्सेज, अबनॉर्मल टिश्यू रेस्पॉन्सेज होंगे एलर्जी की वजह से. Anaphylaxis if allergens enter into circulation in atopic person, it causes widespread allergic reactions throughout the body resulting in anaphylaxis. अगर कोई एलर्जिन है जो इंटर हो रही सर्कुलेशन के अंदर किसी एटॉपिक पर्सन के अंदर, अगर कोई एलर्जिन इंटर हो रहा सर्कुलेशन ऑफ एटॉपिक पर्सन से मुराद के जिस बंदे को एलर्जी है उस बंदे में उस बंदे की सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर कोई एलर्जिन आ रहा, तो उसकी वजह से बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस होगी. याद रखिएगा एनाफाइलेक्सिस क्यों होगी, क्योंकि फॉर सपोज कोई एटॉपिक पर्सन है, एटॉपिक पर्सन के अंदर कोई एटॉपिक पर्सन है, उस एटॉपिक पर्सन के अंदर कोई एलर्जिन उसकी सर्कुलेशन में इंटर हो रहा, तो वो एलर्जिन मुख्तलिफ एलर्जिक रिएक्शंस करवाएगा जिसकी वजह से एनाफाइलेक्सिस होगी. याद रखिएगा दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हिस्टामाइन रिलीज होती है और रिलीज ऑफ सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस. रिलीज ऑफ हिस्टामाइन, जब हिस्टामाइन रिलीज होगी तो उसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होगी और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से प्लाज्मा लॉस होगा सर्कुलेशन से. याद रखिएगा हिस्टामाइन की वजह से वेज़ोडाइलेशन होगी और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी. कैपिलरी परमेबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी उसकी वजह से प्लाज्मा लॉस होगा सर्कुलेशन से, उसकी वजह से सर्कुलेटरी शॉक होगी. सर्कुलेटरी शॉक क्यों होगी, क्योंकि प्लाज्मा लॉस होगा, प्लाज्मा ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाएगा फ्रॉम द कैपिलरीज. कैपिलरी से प्लाज्मा ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाएगा, उस वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो जाएगी. और रिलीज ऑफ सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस. सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस जो है वो स्पासम ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स कराएगा. ब्रोंकियल्स जो है उनके स्मूथ मसल की स्पासम करवाएगा और उसकी और अस्थमा लाइक अटैक्स होंगे और कभी कभी डेथ भी हो जाएगी सफोकेशन की वजह से. याद रखिएगा जो सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस होते हैं उनकी वजह से स्पासम ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकियल्स होंगे. जो ब्रोंकियल्स के अंदर स्मूथ मसल हैं वो स्पासम मीन्स के इन्वॉलेंट्री कंट्रेशन होगी. वो मसल्स इन्वॉलेंट्री सडनली इन्वॉलेंट्री कंट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे और उसके अलावा अस्थमा लाइक अटैक्स होंगे ड्यू टू रिलीज ऑफ सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस की वजह से. और कभी कभी डेथ भी हो सकती है सफोकेशन की वजह से. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हिस्टामाइन रिलीज हो रही, हिस्टामाइन की वजह से वेज़ोडाइलेशन हो रहा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रहा, उस वजह से प्लाज्मा ज़्यादा लॉस हो रहा ब्लड से, और प्लाज्मा ज़्यादा लॉस हो रहा तो उस वजह से सर्कुलेटरी शॉक हो रही है. और दूसरा है सब्सटेंस के सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस रिलीज हो रही है. सिलो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलेक्सिस की वजह से स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकियल्स स्पासम हो रही, उनकी सडन इन्वॉलेंट्री कंट्रेशन हो रही, अस्थमा लाइक अटैक्स हो रहे हैं और डेथ हो रही है कभी कभी बाय सफोकेशन. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करी एलर्जी को. आगे वाले वीडियोस में हम मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम डिस्कस करेंगे, मोनोसाइट को डिस्कस करेंगे, मैक्रोफेजेस को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो उन वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच.